बेटा है या जल्लाद, पिता की जान लेकर मानेगा क्या। रविवार का दिन था। सब चैन से सो रहे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। रिया दीदी, ये क्या बात हुई। बरखा भाभी ताऊ जी को 2 हफ्ते के लिए छोड़कर गई थी। अब तो 1 महीना होने को आया है। उनकी कोई खोज खबर लेने भी नहीं आया। अगर आप लोग ताऊ जी को हमेशा के लिए यहाँ रखने की सोच रहे हो तो हमसे ये नहीं हो पाएगा। हमने तो उन्हें बरखा भाभी के बार बार कहने पर यहाँ बुला लिया था, लेकिन आप लोगों ने तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया। क्या ऐसे होते हैं बच्चे। अरे इतना पैसा होने का क्या फ़ायदा जब अपने बूढ़े बाप का भी ख्याल आप लोग नहीं रख सकते। विदुर अपनी चचेरी बहन रिया से बोला। रिया हड़बड़ाकर उठी और बोली, विदुर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं। बाबूजी गांव कब गए, और क्या भाभी झांसी में नहीं हैं। वो कहाँ गई और कब गई। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। विदुर बोला, रिया दीदी, एक बार में आपने इतने सवाल कर लिए। अरे यही सवाल अपने बाबूजी से या भाई भाभी से करो, मुझसे क्यों कर रही हो। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अपने बाबूजी को यहाँ से ले जाओ। अरे बड़े बूढ़े कुछ दिन रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तभी तक अच्छे लगते हैं। मेरे माँ बाप ही मेरे लिए भारी पड़ रहे हैं। ऊपर से ताऊ जी को यहाँ भेज दिया। नोट आप लोग गिनते हो और सेवा हमसे करवाते हो। ऐसी रिश्तेदारी से भगवान बचाए। इतना कहकर विदुर ने फ़ोन रख दिया। रिया अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी, पर उसने उठाया नहीं। शायद वहाँ रात होगी। रिया अपने पति राजन को बोली, सुनिए, उठ जाइए, बहुत ज़रूरी बात करनी है। राजन बोला, क्या रिया, एक रविवार का दिन ही तो मिलता है, थोड़ी देर तो सोने दो। रिया बोली, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और आपको रविवार की पड़ी है। राजन उठकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। रिया ने पूरी बात बताई। राजन बोला, जल्दबाजी मत करो, आराम से सोचते हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। एक काम करो, मैं तुम्हारी दोपहर की फ़्लाइट बुक कर देता हूँ और रात की रिटर्निंग कर देता हूँ। अभी कुछ रोज़ के लिए पापा जी को यहाँ ले आओ, बात की बाद में देखते हैं। रिया बोली, बाद में क्या देखना है। राजन, यहाँ हमारे सिवा बाबूजी का कौन है। राजन बोला, शायद तुम भूल रही हो, इसी घर में मेरे माता पिता भी रहते हैं। उनकी देखभाल तो तुमसे हो नहीं पाती और तुम अपने पिता को यहाँ लाने की बात कर रही हो। ये आसान नहीं है। फिर ये मेरा घर घर कहाँ रहेगा, वृद्धाश्रम लगने लगेगा। रिया बोली, अगर मैं आपके माता पिता के बारे में भी यही कहूँ तो। राजन बोला, तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उन्हें यहाँ ले आओ, फिर हम उनके बारे में सोचते हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राजन परिस्थितियों को समझते थे कि आगे चलकर क्या क्या परेशानी आ सकती है। रिया ने अपनी सास अनीता जी को सारी बात बताई। वो सुनकर नाराज़ हुई, पर करती भी क्या, आखिर बहू का घर था। रिया ने बच्चों की जिम्मेदारी अनीता जी पर छोड़ी और निकल पड़ी। रास्ते में रिया ये सोचते जा रही थी कि आखिर उसके पिता ने उससे इतने दिनों तक झूठ क्यों कहा कि वो झांसी में रह रहे हैं। इधर रिया सवालों के जवाब ढूंढ रही थी। उधर ओम प्रकाश जी उस दिन को याद कर रहे थे जब वो बरखा बहू की बातों में आ गए, जिसने उनके भरोसे को छला था। पापा जी, कितना अच्छा होता अगर आप भी हमारे साथ अमेरिका चलते। अब आखिर कितने दिन तक आपका बेटा वहाँ रहे और मैं यहाँ रहूँ। अब तो मम्मी जी भी नहीं रही और बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए मुझे भी उनके साथ अब जाना ही होगा। आखिर इतने साल से मैं इनके साथ भटकती रही, फिर ये अमेरिका चले गए और मुझे आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ छोड़ गए। ओम प्रकाश जी बोले, बहू, अब तुम लोगों के सिवा मेरा दुनिया में और है ही कौन। जब तक बिमला थी घर भरा पूरा लगता था, और वैसे भी महीने 2 महीने में एक आध दिन के लिए चली आती थी, पर मेरे लिए वही बहुत था। अब तुम भी रजनीश के साथ विदेश चली जाओगी, फिर ना जाने कब आओगी। पहले अपने बेटे का मुंह देखने के लिए तरसता था, अब पोते पोती के लिए तरस जाऊंगा। मुझे भी साथ ले चलो। आखिर मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़े जा रही हो। बरखा बोली, अरे बाबूजी, आप तो छोटे बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हैं। आप क्या अपने पोते पोती के भविष्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये भी तो सोचिए, यहाँ आपके सभी रिश्तेदार हैं, और तो और रिया भी तो यहीं है। वो तो आपसे मिलने आती रहेगी। फिर अगर 7 समुंदर पार चले जाएंगे तो बेटी से कैसे मिलेंगे। ओम प्रकाश जी बोले, ठीक है बहू, मैं यहाँ रह लूँगा, पर तुम वादा करो कि 6 महीने में एक बार ज़रूर आओगी। बरखा बोली, हाँ हाँ बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी, और जाने से पहले कुछ रोज़ के लिए आपको गांव छोड़ जाऊँगी। विदुर जी से मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा था कुछ रोज़ ताऊ जी यहाँ रहेंगे तो मन लगा रहेगा।
पर एक समस्या है। ओम प्रकाश जी बोले, बहू क्या समस्या है? बरखा बोली, मैं यहाँ से बच्चों को लेकर जा रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, और आप इनके स्वभाव को तो जानते ही हैं, जैसे ही पैसों की बात करूँगी नाराज़ हो जाएंगे। ओम प्रकाश जी बोले, बहू मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? बरखा बोली, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप रिया को कुछ नहीं बताएंगे तब मैं इसका उपाय बता सकती हूँ। ओम प्रकाश जी ने हाँ कह दिया। बरखा बोली, बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं माँ के टूटे फूटे कुछ गहनों को बेचकर थोड़े पैसे रख लूँ। ओम प्रकाश जी बोले, बहू, बिमला का तो कोई भी जेवर टूटा नहीं था, फिर भी अगर कोई हो तो देख लो। बिमला हमेशा कहती थी उसके गहनों पर बहू और बेटी दोनों का बराबर का हक है, तो इस बात का ध्यान रखना। उन्होंने तिजोरी की चाबी बहू को दे दी। बरखा ने तिजोरी में से ज़्यादातर जेवर उठा लिए और कुछ चांदी की पायल और चांदी के सिक्कों को उसी में छोड़ दिया, और चाबी ओम प्रकाश जी को देते हुए बोली, बाबूजी, ये देखिए, माँ जी की 2 चेन टूटी हुई थी, बस वही ले रही हूँ, एक बार देख लीजिए। ओम प्रकाश जी ने अपना विश्वास जताया और सोचा कि बहू विश्वासघात थोड़ी करेगी, और वो मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। पर हुआ उसका उल्टा, जो वो आज तक भूल नहीं पाए। इधर रिया झांसी पहुंची, फिर अपने पैतृक गांव गई। गर्मी का मौसम था, बरामदे पर एक खाट लगी हुई थी, वहीं एक टूटा फूटा टेबल फैन आवाज़ के साथ थोड़ी हवा भी दे रहा था। उसी खाट पर ओम प्रकाश जी लेटे हुए हाथ के पंखे से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। रिया देखकर हैरान थी। जो पिता आज तक साफ सुथरे कपड़े में जीते थे, आज मैले कपड़ों में इस गर्मी को झेल रहे हैं, और वो भी बस अपने बेटे और बहू की वजह से। रिया ने अपने हाथ में लिया हुआ फलों का थैला जैसे ही बेंच पर रखा, ओम प्रकाश जी की नज़र बेटी पर पड़ी तो उनकी आंखों में हैरानी के साथ आंसू भी थे। उन्होंने बाहें फैलाई। रिया अपने पिता को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोली, बाबूजी, ये आपकी कैसी हालत हो गई है? आपने ऐसा क्यों किया? आपने साबित कर दिया कि बेटी पराई होती है। तभी तो आपने अपनी तकलीफ़ भी मुझसे छुपा कर रखी। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बगल वाले कोठरी से ताऊजी की आवाज़ आई, कौन आया है? अरे रिया बिटिया, आ गई। तेरी राह तकते तकते आंखें पथरा गई थी। ओम मुझसे उम्र में छोटा है, पर देखो इसकी दशा देखकर लग रहा है ना जाने मुझसे उम्र में कितना बड़ा है। बेटा कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा करता है? रिया बोली, ताऊजी, आप ये फल खाइए और चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझती हूँ। तभी उधर से विधुर आया और बोला, रिया दीदी, बुरा मत मानना, पर हम अपने दम पर अपने माता पिता का बोझ उठा लेंगे, पर इतने भी रईस नहीं हैं कि दूसरे के माँ बाप का खर्चा भी हम उठा सकें। रिया बोली, विदुर भाई, आपको हमारी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। विदुर ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और चाय पानी के लिए कहा, और फिर खेत पर चल दिया। थोड़ी देर बाद शाम हुई। रिया पिता को पंखा झलते हुए बोली, बाबूजी, अब बताइए मुझे, आखिर ये सब क्या चल रहा है? ओम प्रकाश जी सिर नीचे करके बोले, अब क्या बताऊं? बेटे और बहू ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे कुछ ना कहूं। अगले महीने जब रजनीश आएगा तो गांव से मुझे वापस झांसी वाले घर में पहुंचा देगा, पर वो तो ना फ़ोन करता है और ना उठाता है, और फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप 2 बातें सुनकर यहीं रह रहा था। रिया बोली, बाबूजी, आप भैया के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते हैं, वो शुरू से स्वार्थी थे। बरखा भाभी का स्वभाव भी वैसा ही है। अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, आज रात की फ़्लाइट है, बस अपनी दवाई ले लीजिए और चलिए मेरे साथ। रिया अपने ताऊजी के सिरहाने कुछ पैसे रख कर बोली, ताऊजी, ये आपके काम आएंगे, वक्त मिलते ही आपसे फिर मिलने आऊँगी। इतना कहकर रिया अपने पिता को लेकर चली गई। वो पिता को लेकर दिल्ली पहुंची और अपनी बेटी नेहा से बोली, बेटा, नाना जी का सामान अपने कमरे में रख दो। नेहा बोली, मम्मी, जब भी कोई आता है आखिर उसे आप मेरे कमरे में ही क्यों ठहराती हैं, भाई के कमरे में क्यों नहीं? रिया ने अपनी बेटी को आंखें दिखाई और बोली, तुम भाई के साथ उसके कमरे में रह लो। बेटी आंखों के इशारे को समझ गई और चुपचाप वहाँ से चली गई। ओम प्रकाश जी बोले, बेटा, बच्ची को क्यों डांट रही है? मैं तो घर के किसी भी कोने में रह लूँगा। राजन ने अपने ससुर को प्रणाम किया और कहा, चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। रिया, देखना परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सुलझा लो। इतना कहकर राजन चले गए। ओम प्रकाश जी ने पहले स्नान किया और फिर रिया ने अपने ससुर के कुछ कपड़े उनको पहनने के लिए दिए, और फिर वो कुछ खाकर सो गए। अगले दिन राजन और रिया में ओम प्रकाश जी को लेकर बहस हो गई थी।
राजन बोला, अगर तुम्हारे पिता इतना ही भरोसा करते तो तुम्हें सारी बात बताते। कल को अगर तुम्हारा भाई लौट आया तो तुम्हारे पिता फिर उसके साथ चले जाएंगे। इन सब के बीच में हमारे परिवार का सफ़र करना क्या उचित होगा? राजन की माँ बोली, बहू, नेहा और समीर अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें एक कमरे में हम कैसे रख सकते हैं? और फिर रसोइया भी कह रहा था, अगर ये बाबा यहाँ परमानेंट रहे तो वो काम छोड़ देगा। रिया चुपचाप हर किसी का मुंह देख रही थी। सबकी बातें ओम प्रकाश जी के कानों में भी गई। रिया नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई तो ओम प्रकाश जी बोले, बेटा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। एक रात की नींद से ही मानो मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। ऐसा करो, मुझे घर छोड़ आओ, वहाँ सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रिया समझ गई कि पिताजी ने सारी बातें सुन ली हैं। वो बोली, बाबूजी, हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, बस एक हफ्ते की बात है, आप यहाँ रुक जाइए, उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं आपको लेकर झांसी चलूँगी। एक हफ्ता रिया के लिए बहुत था। फिर वो अपने पिता को लेकर झांसी पहुँची। जब वो घर की साफ़ सफाई कर रही थी तो वो बोली, बाबूजी, आप माँ के गहनों को घर पर छोड़कर वहाँ कैसे चले गए? ओम प्रकाश जी ने गहनों की पूरी बात बताई। रिया आश्चर्य से बोली, बाबूजी, आज आप मुझे बताइए कि आपने मुझसे और क्या क्या छुपाया है। ओम प्रकाश जी ने तिजोरी की चाबी दी। जब तिजोरी खुली तो सब हैरान रह गए। तिजोरी पूरी खाली थी। ओम प्रकाश जी बोले, बेटा, मैंने तो भरोसे से बहू को चाबी दी थी, मुझे क्या मालूम था वो अपने ही घर में चोरी करेगी। रिया बोली, बाबूजी, इसमें दोष भाभी का नहीं है, कुछ दोष हमारा भी है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि हम उस इंसान और उसके व्यवहार को पहले से जानते हों। वो बोले, नहीं नहीं, पर उन जेवरों पर तुम्हारा भी अधिकार था, मैंने बहू को ये बात बताई थी। रिया ने इस बात को दरकिनार किया और 6 महीने का राशन जमा किया। फिर सरपंच से मिली और अपनी परेशानी बताई। सरपंच जी ने रसोइया और काम वाली की व्यवस्था करवाई और रिया ने 6 महीने की पगार सरपंच जी के हाथों में दे दी। और फिर 4 दिन बाद रिया ने भीगी हुई आंखों से अपने पिता से विदा ली और बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ना जाने क्यों एक बेटी चाह कर भी अपने पिता के लिए वो सब कुछ क्यों नहीं कर पाती। घर गृहस्थी, पति, सबकी जिम्मेदारियों को वो निभाती है, पर जब बेटी का फ़र्ज़ आता है तो ना जाने कहाँ से उस पर अपना हक जमाने नए रिश्ते आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दूंगी। नम आँखों से उसने पिता से विदा ली। इधर घर के काम में उसका उतना मन नहीं लगता था। जब राजन कुछ कहते तो रिया कहती, इतना याद रखिएगा, वक्त खुद को दोहराता है। आज जो मैं अपने पिता के लिए नहीं कर पाई, कल आपकी बेटी आपके लिए कर पाएगी। राजन की भी अपनी मजबूरी थी। वो नहीं चाहते थे कि उसके घर में उसके ससुर का कभी अपमान हो, इसलिए उसने ये कदम उठाया था। इस बीच में कुछ कारण से रिया अपने पिता के पास जा न सकी, पर उसकी मजबूरी को पिता समझते थे। इसी बीच में एक रोज़ रजनीश का फ़ोन आया और झूठ मूठ की बातें बताई। पिता तो आखिर पिता होते हैं, बेटे की बातों में आ गए। रजनीश ने कहा, 2 महीने के बाद मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहिएगा। बस इसी बात से ओम प्रकाश जी बहुत खुश थे कि चलो अब बेटी की भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ओम प्रकाश जी बड़े खुश होकर सरपंच जी से बोले, मेरा बेटा आ रहा है, अब मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वो बोले, सब कुछ बेटी ने किया और आप बेटे के साथ चले जाएंगे तो बेटी को उपहार में क्या देके जाएंगे? इस बात पर ओम प्रकाश जी बोले, सही कहा आपने, माँ बाप सब कुछ बेटे को ही दे देते हैं, बेटी को विदा करके भूल जाते हैं, फिर रजनीश को किस बात की कमी है? यही सोचकर उन्होंने नई वसीयत बनाई और अपना घर और आम का बगीचा अपनी बेटी के नाम कर दिया और वो कागज़ सरपंच जी को सौंप दिया। ओम प्रकाश जी ने इस बार बेटी से कुछ नहीं छुपाया। रिया बोली, ठीक है बाबूजी, जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगी, पर मेरा मन कह रहा है हम भरोसा करके फिर से गलती कर रहे हैं। बेटी पिता से मिलकर गई, पर उसे संदेह हो रहा था कि आखिर उसका भाई उससे क्यों छुप रहा है। करीब 2 महीने के बाद एकाएक रजनीश अपने पिता के सामने आया और बोला, बाबूजी, हमें कल ही निकलना होगा, आपका जो ज़रूरी सामान है वो रख लीजिएगा और घर और खेत के जो भी कागज़ हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं जाकर सरपंच काका को दे आता हूँ। शाम में खाना खाकर रजनीश सभी ज़रूरी कागजात लेकर घर से बाहर निकल गया। अगले दिन करीब 11 बजे रजनीश बोला, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। वो बोले, सरपंच बाबू से मिलकर आता हूँ। रजनीश ने उन्हें गांव के किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया और जल्दी जल्दी निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप यहाँ बेंच पर बैठिए,
मैं अंदर जाकर टिकट लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो एयरपोर्ट के अंदर चला गया। देखते देखते सुबह से दोपहर हो गई। ओम प्रकाश जी सोच रहे थे कि लगता है बहुत भीड़ है, तभी उसे इतना वक्त लग रहा है। बेचारे ओम प्रकाश जी का गला सूखा जा रहा था और भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी एक कर्मचारी बोला, बाबा जी आप यहाँ इतनी देर नहीं बैठ सकते। वो बोले, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने, पर अब तो बहुत देर हो गई है, ना जाने अब तक बाहर क्यों नहीं आया। कर्मचारी ने पूरी बात पूछी। उन्होंने सब बताया। अंदर जाकर पता लगाकर बोला, बाबूजी आपके बेटे का नाम रजनीश था। वो उत्साहित होकर बोले, हाँ हाँ मिल गया क्या। कर्मचारी बोला, अरे वो तो 2 बजे की फ़्लाइट से ही अमेरिका चला गया। जाओ जाओ बाबा, अपने घर जाओ, ये कोई नई बात नहीं है जब बच्चे माँ बाप का सब कुछ लेकर बदले में उन्हें धोखा दे जाते हैं। ओम प्रकाश जी आंखों में आंसू लिए लौटकर अपने घर आए तो देखा कि उस घर में तो कोई और लोग हैं। ओम प्रकाश जी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, कल आपका बेटा हमें ज़मीन और घर बेच गया है। ये सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। जिसने घर लिया था वो भला व्यक्ति था। उसने कहा, बाबा जी अगर आपको रहना है तो आप इस मकान में रह सकते हैं। एक कमरा मैं आपको दे दूँगा, पर उसका आपको किराया देना होगा। सरपंच बाबू को पता चला तो वो बोले, ये रजनीश ने ठीक नहीं किया, अपने ही पिता को धोखा दिया, बदले में उसने क्या पाया होगा। ओम प्रकाश जी बोले, कुछ नहीं पाया होगा, बल्कि अपना भरोसा भी यहाँ छोड़ गया। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने कहा, बाबूजी आप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते, आखिर इस घर में आप इतने दिन ऐसे कैसे रहेंगे। ओम प्रकाश जी बोले, अगर कल को रजनीश मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और मुझे नहीं पाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मकान मालिक की आंखें भर आई और वो बोले, बाबूजी पिता का हृदय बहुत विशाल होता है, काश कि उनके बच्चे भी उनके लिए ऐसी ही भावना रखते। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे ने आपके साथ साथ मुझे भी धोखा दिया है। इसके लिए उसे धरती हो या पाताल कहीं से भी ढूंढ कर हम निकालेंगे। अगर आज मैं घर पर अधिकार जमाता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी उस पाप का भागीदार बनूंगा। मकान मालिक और सरपंच जी ने सारे कागजात देखे। फिर दोनों ने ओम प्रकाश जी की मदद की और पुलिस कार्रवाई की। ओम प्रकाश जी ने बेटी को फ़ोन किया और उसे सारी घटना बताई। उस दिन तो राजन भी उसके साथ हो गए और बोले, हद होती है, कोई बेटा इतना लालची कैसे हो सकता है। तुम्हारा भाई है या जल्लाद, उसका पेट ही नहीं भरता। अरे अब क्या अपने पिता की जान लेकर मानेगा, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब ने मिलकर कोर्ट में अर्जी लगाई और रजनीश के खिलाफ केस दर्ज हुआ। रजनीश को अमेरिका नोटिस गया और उसे ना चाहते हुए भी इंडिया वापस आना ही पड़ा। सारे सबूत और गवाह के बिना पर रजनीश को सज़ा मिली। उसकी नौकरी भी छूट गई। परिवार को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा। बरखा अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। ओम प्रकाश जी बोले, बहू मैंने तो अपना भरोसा तुम्हारे हाथों में दिया था, पर तुमने भी मुझसे छल किया। अब जो कुछ है सब मेरी बेटी का है, इसमें तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों के किए की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। निकल जाओ मेरे घर से और कभी अपनी सूरत मुझे मत दिखाना। इतना कहकर ओम प्रकाश जी ने उन लोगों से सदा के लिए मुंह फेर लिया। राजन ने आगे बढ़कर ओम प्रकाश जी से माफ़ी मांगी और बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी मुझे उठानी चाहिए थी। मेरी मंशा गलत नहीं थी, पर हाँ सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। राजन ने कई बार ओम प्रकाश जी से साथ चलने को कहा, पर उन्होंने कहा, बेटा बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। बस इतनी ही विनती करूँगा कि कभी कभी इस बूढ़े पिता को उसकी बेटी से मिलवाने ले आना। समझ लूँगा तुमने मेरे लिए बहुत किया। इतना कहकर ओम प्रकाश जी ने फिर से जीवन की शुरुआत की, जो कि काबिले तारीफ़ थी। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।